अमन को पता था कि अर्जुन के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, एक सॉफ्ट स्पॉट है, लेकिन वो क्यों है अभी उसे वो नहीं पता था। और तभी वो अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन टीम उसके घर को देखती है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। अर्जुन कह रहा होता है कि मैंने सोचा था इसका शेल्टर अंडरग्राउंड होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका शेल्टर एक विला होगा। और बाकी सारे टीममेट्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा लग्जूरियस है। इतनी लग्जरी की चीज तो टोक्यो मिलिट्री रीजन में किसी के पास भी नहीं है। उसमें से एक लड़की कहती है कि हैरान होने की क्या बात है, पहले ही इस देश के सबसे अमीर आदमी का घर था, तो ये बड़ा और लग्जूरियस तो होगा ही। अमन और इन्वेस्टिगेशन टीम उनके शेल्टर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी कार से उतरती है और अमन सबको अपने घर के अंदर इनवाइट करता है, जहां पर लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि गेस्ट वहां पर आने वाले हैं। सब लोग उनको देखने के लिए क्यूरियस थे और वो वहां पर जाकर पूछते हैं अमन से, क्या ये सच में टोक्यो मिलिट्री रीजन से आए हैं? ये तो नॉर्मल सोल्जर जैसे लगते हैं। अमन अपने घर में किसी को भी आने नहीं देता। वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि उनका स्टेटस बहुत ज्यादा है और वो टोक्यो मिलिट्री रीजन से आए हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अमन डॉक्टर को कहता है कि हाँ ये सच में टोक्यो मिलिट्री रीजन से हैं। उसके बाद वो घर की सारी औरतों को देखता है और कहता है क्यों ना तुम जाकर इन सब के लिए खाना और ड्रिंक्स अरेंज करो। और ये कहते वक्त वो अनुष्का की तरफ देखता है। वो सब लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और अमन उनसे पूछता है हमारे यहाँ पर कंडीशंस बहुत ज्यादा सिंपल है, हमारे पास बस कुछ कॉफी है, ड्रिंक्स है, वाइन है, तुम क्या लोगे? अगर हमारे पास कुछ ना हो तो बुरा मत मानना। और ये सुनकर उन सब का चेहरा ऐसा हो जाता है कि तू शो ऑफ कर रहा है, इतनी सारी चीजें तो हमारे पास भी नहीं है। कबीर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो चाहता था कि वो अमन का कॉलर पकड़े और उससे पूछे कि सिर्फ कह रहा है तो इसको, लेकिन वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है और वो ऐसा कुछ नहीं करता है। और तभी अर्जुन कहता है गर्म पानी, हम सब गर्म पानी लेंगे। वो सभी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते जैसे वो गाँव से आए हैं और अभी अभी 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। और वो सब नोटिस करते हैं घर में क्या क्या अच्छी सुंदर और कंफर्टेबल चीजें हैं। एक घर कितना ज्यादा वार्म है, यहाँ पर हीटिंग सिस्टम है, अच्छे सोफे हैं, कंफर्टेबल चीजें हैं, ड्रिंक्स हैं, बार है। इसके बाद अर्जुन उससे पूछता है कि हम दोनों अकेले में जाकर बात कर सकते हैं? और अमन कहता है क्यों नहीं, चलिए यहाँ पर चलते हैं। वो अपने ऑफिस में उसे लेकर जाता है। अमन कोशिश करता है जब भी वो कोई ऑर्डर दे तो उसे मना ना करे। और अमन का ऑफिस एक ऐसे कॉर्नर में था जहाँ से वो बाहर का व्यू देख सकते थे और वो बुलेट प्रूफ ग्लास का बना था। वहां पर बैठकर लोग बड़े कंफर्ट से बात कर सकते थे और चाय वगैरह पी सकते थे। अमन टेबल पर गर्म पानी रखता है और तभी अर्जुन उससे पूछता है आप मुझे वो बताओ कि तुमने ज़ॉम्बीज को कैसे हराया था? तुमने वहां पर झूठ बोला था, मुझे पता था, उन्हें डिसीव करने के लिए ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि ये तुमने कैसे किया था। और वो बताता है कि टोक्यो मिलिट्री रीजन के पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। और ये सुनकर अमन हंसता है और सोचता है कि हायर अप्स को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। अमन सोचता है अगर आप मैं झूठ बोलूंगा तो एक गलत इंप्रेशन पड़ सकता है जो कि वो नहीं चाहता, और वो सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने ज़ॉम्बीज को कैसे हराया था। मैंने उनकी सबवे टनल को पानी से भर दिया था और जमा दिया था, यही मेरा राज था। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पूरे एरिया में ज़ॉम्बीज और चूहे खत्म हो चुके हैं, लेकिन 50 किलोमीटर की रेडियस में एक भी अटैक नहीं हुआ है। और ये सुनकर अर्जुन कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं कहता। वो उस गर्म पानी का ग्लास उठाता है, एक सिप लेता है और फिर गुस्से में कहता है कि तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? तुम क्या चाहते हो कि वो और लोगों को मार दे और तुम इस शहर के राजा बन जाओ? और ये सुनकर अमन ना तो हम्बल ना ही गुस्से में वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आपको पता ही होगा कि हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उनने उस पर अटैक किया, मैंने उन पर अटैक किया, अगर वो नीचे जाते हैं तो मैं ऊपर जाता हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। लेकिन असली रीजन ये था कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इस पूरे शहर में सबवे लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है और मैं हर जगह जाकर उसे फ्लड नहीं कर सकता, उन्हें बचा नहीं सकता। और ज़ॉम्बीज को मारने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम ज़ॉम्बी किंग को मार नहीं देते। अर्जुन पूछता है क्या इसका मतलब तुमने ज़ॉम्बी किंग को देखा है? और अमन कहता है नहीं, मैंने ज़ॉम्बी किंग को नहीं देखा। अर्जुन कहता है कि तो तुम श्योर कैसे हो सकते हो कि ज़ॉम्बी किंग है? फिर अमन उसे एक्सप्लेन करता है कि ज़ॉम्बीज वहां पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं, लेकिन मेरे शेल्टर में और यहाँ के आसपास में सिर्फ हम 9 या 10 लोग हैं, तो ज़ॉम्बीज यहाँ पर क्यों आते हैं? हम कभी घर से बाहर भी नहीं जाते, तो फिर ज़ॉम्बीज यहाँ क्यों आएंगे? क्योंकि वो प्लान करके यहाँ की 5 मेजर फोर्सेस वो खत्म करना चाहते हैं और इसके पीछे जो भी इंसान है उसे टर्म दी गई है ज़ॉम्बी किंग। और ये सुनकर अर्जुन उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और बदले में वो जवाब देता है कि मैं वाइज तो नहीं हूँ, लेकिन ये बस थोड़ी सी क्लेवरनेस है। अर्जुन कहता है ये सारी चीजें पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है। उसके खुद के कुछ ओपिनियंस थे, लेकिन वो अमन की बात से अग्री करता था कि जब तक ज़ॉम्बी किंग को नहीं मारा जाएगा तब तक ये सारी दिक्कत सॉल्व नहीं होगी। लेकिन वो ये भी मानता था कि अमन की मदद से यहाँ की कुछ एरियाज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, अगर उन्होंने ज्यादा कर दिया और सारे ज़ॉम्बीज सबवे टनल से बाहर आ गए तो यहाँ की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। अभी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि ज़ॉम्बी किंग है कहाँ पर, हम तब तक उसे हरा नहीं सकते। इसके साथ अर्जुन उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है डेल्टा लेवल म्यूटेंट हो, क्या तुम टोक्यो मिलिट्री रीजन में आना चाहोगे?
ओके, अमन इन सारे पावर सिस्टम में और सुपर नेचुरल पावर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और तभी वो कहता है रुको, तुमने क्या कहा, डेल्टा क्या? और तब अर्जुन को समझ में आता है कि अमन को इस पावर सिस्टम के बारे में पता नहीं है। और तभी वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ। वो अमन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि इंसानों के पास सुपर पावर्स कब से आई? और अमन कहता है जब ग्लोबल फ्री शुरू हुआ तो गामा रेज पूरी अर्थ पर आई थी जिससे सबको पावर्स मिल गई। और वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से। तुमने एवोल्यूशन के बारे में तो सुना होगा कि एक ऑर्गेनिज्म म्यूटेट होता है जिससे वो कुछ और बन जाता है ताकि वो अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके, जिससे उसको ज्यादा चांस मिलता है मीटिंग का, रिप्रोडक्शन का और फिर आगे अपने जीन्स को पास ऑन करने का। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे एंसेस्टर जो लाखों साल पहले थे और हम दोनों ऑलमोस्ट एक अलग अलग स्पीशीज हैं। हम इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और पहले भी बहुत सारे लोगों के पास पावर होती थी। लाखों में से कोई एक या दो इंसान ऐसे होते हैं जो पावर्स को अवेकन करते थे। माइटी जनरल्स जो पूरी आर्मी को लेकर जाते थे और हजारों लोगों से एक साथ लड़ते थे। मार्शल आर्टिस्ट जो सबको मार्शल आर्ट सिखाते थे, नई नई चीजें इन्वेंट करते थे। ऐसे लोग जो क्लाउड्स को कंट्रोल कर सकते थे। डिफॉर्म्ड ह्यूमंस जिनके 4 हाथ होते थे, 2 सींग होते थे। ये सब पास में होते थे और इन्हीं की कहानियां सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। कभी तुमने सुना होगा किसी वॉर में एक बहुत पावरफुल सोल्जर था। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक पावरफुल म्यूटेंट था। लेकिन हाँ, एक बात है कि एंशिएंट टाइम में होते थे, लेकिन इतने लार्ज लेवल पर कभी लोग म्यूटेट नहीं हुए थे जितने आज हुए हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसा कि तुमने कहा, गामा रेज की वजह से बहुत सारे लोग एक साथ म्यूटेट हो चुके हैं। बहुत सारी कंट्रीज में रिसर्च चल रही थी कि ह्यूमन जीन में म्यूटेशन होने से क्या होता है। अमन कहता है कि मैंने 6 मेजर कैटेगरीज के बारे में तो सुना है जो म्यूटेंट्स में है, लेकिन पावर सिस्टम क्या है? अर्जुन उसे बताता है कि यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो पूरे दुनिया में यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है अल्फा लेवल, LV1। ये ऐसे म्यूटेंट्स होते हैं जो इंसानों से थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ का कोई भी स्कोप नहीं होता। दूसरा लेवल है बेटा लेवल, LV2। ये अल्फा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनमें भी ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता और ये बहुत ही पावरफुल ह्यूमन सोल्जर्स बन सकते हैं। इसके बाद आता है गामा लेवल, LV3, जिसमें लोगों के पास बहुत कमाल की पावर्स होती हैं। या तो वो एक साथ 100 इंसानों से लड़ सकते हैं, या फिर उनमें 100 इंसानों की पावर है, या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट की एबिलिटी है जो बहुत ही काम की होती है। जो गामा लेवल्स के बारे में सुनता है तो उसे अंकल और हिमांशु की याद आती है। वो एक ही बार में 100 इंसानों से लड़ सकते हैं और अंकल के अंदर 100 इंसानों की पावर है। इसके बाद अमन पूछता है कुछ और। इसके बाद आता है डेल्टा लेवल, जिसमें बहुत ही कमाल के म्यूटेंट्स होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन इसकी एक क्लियर निशानी ये है कि वो दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और ये सुनते ही अमन शॉक हो जाता है। एक सवाल जो उसे हमेशा से परेशान करता था, फाइनली उसका जवाब मिल चुका है। और अब उसे पता चलता है कि बिल्ला, अमन और टीचर क्यों पावर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं और अंकल और हिमांशु पावर्स को एब्सॉर्ब क्यों नहीं कर सकते। एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट हो सकता है कि गामा लेवल से बहुत ज्यादा पावर ना दिखाए, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जाकर वो पीक करते हैं और वहां पर रुक जाते हैं। तो गामा और डेल्टा में बस ये फर्क होता है कि डेल्टा के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, और वो बताता है कि तुम और बाकी सारे मिलिट्री बेसिस के जो भी लीडर्स हैं वो डेल्टा में काउंट होते हैं।